बच्चों, आज हम वर्ग नवम के रसायन शास्त्र के दूसरे पाठ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं की पुनरावृत्ति करेंगे। पदार्थ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पदार्थ यानी मैटर हम उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है। तो आज हम पदार्थ के विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे और किस प्रकार से पदार्थों को अलग अलग किया जाता है यह भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखें कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पिछले पाठ में हमने भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में बांटा था। यहाँ हम रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को शुद्ध तथा अशुद्ध दो भागों में बांटते हैं। पदार्थ का शुद्ध रूप, आप शुद्ध रूप का मतलब कहीं यह तो नहीं समझ रहे हैं कि शुद्ध दूध या शुद्ध जल जो हमें पैकेट पर लिखा हुआ मिलता है वही शुद्ध रूप कहलाता है? जी नहीं। विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि एक ही प्रकार के कंपोनेंट यानी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। वहीं अशुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि वह दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक यानी एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट यानी तत्व, तत्व वैसे शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। इसका उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे लगभग 140 तत्वों की खोज अभी तक हो चुकी है। तत्व को अगर हम वर्गीकृत करें तो तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु तथा उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। धातु यानी लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सभी धातु कहलाते हैं। अधातु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन तथा आयोडीन जैसे तत्व अधातु कहलाते हैं। और उपधातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं, जैसे बिस्मथ और जर्मेनियम जैसे तत्व। अब हम देखें यौगिक। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ का ही रूप है जो निश्चित संख्या में तत्वों के जुड़ने के कारण बनते हैं। यानी तत्व जब एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे जल जिसका सूत्र होता है H2O जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक कहलाता है उसका सूत्र होता है NaCl यानी 1 सोडियम 1 क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है। और यौगिक जैसे जल की अगर हम बात करें तो चाहे हम नलके का जल लें, चाहे नदी का जल लें या झरने का जल लें, सभी का सूत्र समान ही होता है यानी H2O। अब हम अशुद्ध पदार्थ की अगर बात करें तो यहाँ अशुद्धता का मतलब गंदगी नहीं होता है। अशुद्धता का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अगर आपस में मिल जाते हैं तो अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ का ही एक रूप है। मिश्रण यानी मिक्सचर। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यहाँ मिश्रण
के उदाहरण को अगर हम देखें, जैसे नमक जिसका सूत्र हमने देखा NaCl और जल जिसका सूत्र हमने देखा H2O, नमक और जल को जब आपस में मिला दे तो वह मिश्रण कहलाएगा और वह एक अशुद्ध पदार्थ होगा। तो इस प्रकार हमने पदार्थ को शुद्ध तथा अशुद्ध रूप में बांटा। अब हम मिश्रण की अगर बात करें, मिश्रण जैसा कि हमने जाना दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है, जैसे चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल या फिर मिश्र धातु। जैसे हम पीतल की अगर बात करें तो वह भी दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है। तो ये सारे यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं। अब मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी तथा विषमांगी। समांगी मिश्रण यानी जिसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। समांगी यानी समान अंग। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिले और एक समान उनकी बनावट हो जाए, उसमें हमें विभिन्नता नजर ना आए। जैसे जब चीनी को हम पानी में घोलते हैं तो वह पूरी तरह से चीनी घुलकर पानी में ही समा जाता है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। वहीं विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर वैसे मिश्रण को कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं तथा जिनमें कण हमें बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम मिट्टी को पानी में घोले और मिट्टी पानी के मिश्रण को देखें तो वह विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। चौक को ही हम पानी में घोल दें, वह भी विषमांगी मिश्रण का ही एक रूप है। यानी विषमांगी मिश्रण में आपस में कण पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं। तो यह मिश्रण का दो प्रकार था, समांगी तथा विषमांगी। अब मिश्रण के प्रकार को अगर हम देखें तो मिश्रण को अलग अलग तीन रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे विलयन, कोलाइडल तथा निलंबन। अब एक एक करके हम इन तीनों रूपों की चर्चा करेंगे। विलयन जिसे इंग्लिश में ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, यह एक समांगी मिश्रण होता है। जैसे इसका उदाहरण होता है नमक पानी का घोल या चीनी पानी का घोल, इसे हम विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। विलयन में कण आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, ये समांगी मिश्रण होते हैं तथा इनमें कणों की साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। 1 नैनोमीटर का अर्थ होता है 10⁻⁹ मीटर। विलयन के अगर संरचना की बात करें तो कण पूरी तरह से बहुत ही छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम। और अगर उन कणों को हम छान कर मिश्रण से अलग, यानी पानी से अगर चीनी को हम छान कर अलग करने की कोशिश करें तो वह हम नहीं कर सकते हैं। यानी विलयन के कणों को हम फिल्ट्रेशन यानी छानन विधि के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आप नमक पानी के मिश्रण को कितने भी देर आप रख दें तो ऐसा नहीं होगा कि नमक पानी में कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाएगा, बल्कि वह नमक के कण या चीनी के कण पानी में पूरी तरह से घुले रहते हैं। तो ऐसे विलयन को स्थायी विलयन कहा जाता है, यानी परमानेंट सॉल्यूशन होते हैं ये। यहाँ विलयन में हम चीनी और पानी के मिश्रण की बात कर रहे हैं, तो चीनी जो कि कम मात्रा में रहता है उसे विलेय कहा जाता है। विलयन जिसे हमने देखा सॉल्यूशन कहा जाता है, विलेय जो कम मात्रा में घुला होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट कहा जाता है वह पानी में जैसे घुला हुआ है तो पानी को हम विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं। तो विलयन यानी सॉल्यूशन बना हुआ होता है सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट से मिलकर, यानी विलेय और विलायक आपस में मिलकर विलयन का
निर्माण करते हैं। अगर हम विलयन की सांद्रता की बात करें तो विलेय की कितनी मात्रा किसी विलयन में उपस्थित है वही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को हम द्रव्यमान यानी विलयन के द्रव्यमान की तुलना में भी निकाल सकते हैं तथा विलयन के आयतन की तुलना में भी निकाल सकते हैं। जैसे विलयन की सांद्रता बराबर सूत्र होता है विलेय की मात्रा यानी विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। अगर आयतन के टर्म में निकाले तो विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय की सांद्रता बटा विलयन का आयतन गुना 100। तो इस प्रकार से विलयन की सांद्रता हम निकाल सकते हैं। अब हम विलयन के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। विलयन के बाद हमें जानना है कोलाइड के बारे में। कोलाइड वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें कणों का साइज 100 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक होता है। यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक अगर कण का साइज होगा तो उसे हम कोलाइडल कहेंगे या कोलाइड कहेंगे। तो यहाँ कण का साइज विलयन की तुलना में कोलाइड का जो कणों का साइज होता है वह अधिक होता है। जैसे इसका उदाहरण है दूध या स्टार्च का घोल या अंडे की सफेदी को अगर हम पानी में घोलते हैं तो वह भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही उदाहरण है। कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ वैसे तो आपस में पूरी तरह से दूध घुले होते हैं लेकिन यह असल में विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे दूध बना होता है क्रीम और पानी से मिलकर। अगर हम छानन विधि के द्वारा इसको अलग करना चाहें तो कोलॉइडल के कण भी छानन विधि द्वारा अलग नहीं हो सकते हैं लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है या अपकेंद्रण विधि के द्वारा दूध से क्रीम को अलग किया जा सकता है। हमारा रक्त भी एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है तथा एक विशेष प्रभाव इनमें देखने को मिलता है जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर एक अंधेरे कमरे में दूध में से किसी टॉर्च की लाइट को पास कराया जाए तो उस प्रकाश की किरण को हम दूध से पूरी तरह से यहाँ देख सकते हैं। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इस प्रकार का प्रभाव हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोलॉइडल विलयन में देख सकते हैं। तो यह था कोलॉइड के बारे में। अब हम देखें निलंबन। निलंबन यानी सस्पेंशन। यह तीसरे प्रकार का मिश्रण है जिसमें हम मिट्टी को या चौक को जब पानी में घोलते हैं तो वैसे मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है तथा अगर कुछ देर हम पानी में मिट्टी के घोल को अगर हम कुछ देर छोड़ दें तो देखेंगे कि मिट्टी जो है वह नीचे बैठ जाता है। तो यह एक प्रकार का अस्थायी विलयन है। इसे हम छन्ना पत्र से अगर छानने की भी कोशिश करें तो निलंबन में हम कणों को छानन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं तथा इसका पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। यानी अगर तीनों प्रकार के हम मिश्रण में देखें विलयन, कोलॉइडल और निलंबन तो सबसे बड़ा कणों का साइज निलंबन में ही देखा जाता है। यह भी कणों का साइज चूंकि बड़ा होता है इसलिए यह भी टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। यानी प्रकाश की किरणों को हम निलंबन से भी पूरी तरह गुजरते हुए देख सकते हैं। तो यह तीन अलग अलग प्रकार के मिश्रण को हमने जाना। अब इस चैप्टर के अगले भाग में हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अलग अलग मिश्रण के कणों को
हम एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं। दैट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। इसके लिए हमें 7 विधियां यहाँ जाननी है, जिसमें हम मिश्रण के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। वैसे तो अगर हम चावल और दाल को एक साथ मान लीजिए मिला दे, तो उसे हम हाथ के द्वारा चुनकर अलग कर सकते हैं। रोज जब हम चावल बनाने जाते हैं, उसमें पत्थर के कण अगर रहते हैं, छोटे छोटे कण रहते हैं मिट्टी के, तो उन्हें हाथ से चूर कर अलग कर सकते हैं। यानी भौतिक विधि के द्वारा हम बड़े कण अगर मिले होते हैं आपस में, तो उन्हें हम अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा मिश्रण जो पूरी तरह से घुला हुआ है, तो फिर उन्हें हम कैसे अलग करेंगे? इनके लिए ये 7 अलग अलग विधियां हैं। पहली विधि है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में हम देखें कि मान लीजिए एक हमारे पास स्याही है। स्याही किन चीजों से मिलकर बना होता है, क्या बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। स्याही में रंग और पानी मिला होता है। तो वाष्पीकरण की विधि में हम वैसे 2 पदार्थों को अलग कर सकते हैं जिसमें एक ठोस और दूसरा द्रव है। जब हम वाष्पीकृत करेंगे तो उसमें से स्याही में से पानी वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाएगा, और जो उसमें रंग होगा वह नीचे अलग हो जाएगा। ठीक उसी तरह नमक और पानी के मिश्रण को भी हम वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। दूसरी विधि में हम देखेंगे 2 ऐसे अपघटक, जैसे तेल और पानी, दोनों द्रव हैं, लेकिन ये पूरी तरह से एक दूसरे में अघुलनशील है। यानी 2 अघुलनशील द्रवों को अगर हमें अलग करना है, तो उसके लिए हम पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। पृथक्करण करने के लिए यहाँ पृथक्करण कीट का उपयोग हम करते हैं। चूंकि तेल और पानी आपस में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि दोनों का घनत्व अलग अलग होता है। घनत्व अलग रहने के कारण जब हम तेल और पानी को एक साथ मिलाएंगे, तो जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा और जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे रहेगा। यानी तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रहता है। पृथक्करण कीट में जब ऐसे मिश्रण को हम डालेंगे, तो पानी नीचे रहेगा। जैसे ही हम नॉब खोलेंगे, पानी नीचे गिरना शुरू होगा, और जब पानी पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा, तेल पृथक्करण कीट में बच जाएगा, हम नॉब बंद कर देंगे। इस प्रकार हम तेल और पानी को पृथक कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 ऐसे द्रव हैं जो घुलनशील हैं, यानी घुलनशील द्रवों को हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो यह तीसरी विधि है जिसे हम आसवन विधि कहते हैं, यानी डिस्टिलेशन। आसवन विधि के द्वारा हम 2 घुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं। कैसे? हर एक द्रव का अपना एक निश्चित क्वथनांक होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है। और वैसे 2 द्रव जिनका बॉइलिंग पॉइंट में अंतर 25 केल्विन से अगर अधिक है, तो वैसे द्रवों को हम आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जल और एसीटोन का मिश्रण दिया गया है, तो जल और एसीटोन को हम कैसे अलग करेंगे? हम जल और एसीटोन के मिश्रण को गर्म करना शुरू करेंगे, और जैसे ही, चूंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जल से कम होता है, तो जैसे ही हम गर्म करेंगे, तो जैसे ही तापमान एसीटोन के क्वथनांक पर पहुंचेगा, एसीटोन भाप में बदल जाएगा। अब उस भाप को हम संघनित करके उसे अलग कर लेंगे और जल हमारे पास अलग हो जाएगा। अब वैसे घुलनशील द्रव जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम अंतर का है, जैसे वायु में अलग अलग गैस है, जैसे वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस है, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ में भी
अलग अलग जो अपघटक होते हैं उनका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम अंतर का होता है। तो उसे अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि में हम प्रभाजी आसवन एपरेटस का उपयोग करते हैं, जिसमें जैसे पेट्रोलियम पदार्थ अगर है तो पेट्रोलियम पदार्थ को वहां डाला जाता है, उसे गर्म किया जाता है और अलग अलग यहाँ चैम्बर बटे होते हैं, यानी अलग अलग तापमान पर जैसे ही वह गैस में बदलता है अपघटक, उस गैस को कलेक्ट करके उसे संघनित कर अलग कर लिया जाता है। अगर वायु के कंपोनेंट्स को अपघटक को अलग करना है तो पहले वायु, चूंकि वह गैसियस फॉर्म में होता है, तो उसे अत्यधिक दाब पर द्रव में बदल दिया जाता है और फिर उस द्रव को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग तापमान पर सेपरेट कर लिया जाता है। इसके अलावा एक और विधि होती है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि होती है जिसमें जैसे हम दूध से क्रीम को जब अलग करना चाहें, या फिर वॉशिंग मशीन में भी इसका उपयोग हम देखते हैं, या रक्त से भी हम कंपोनेंट को अलग करना चाहे तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा करते हैं, जिसमें जैसे मिक्सी में किसी हम मसाले को चलाते हैं और गोल गोल घूमता है, तो ठीक उसी तरह से अपकेंद्रण मशीन भी होता है, जिसमें हम दूध को डालकर उसे जब चला देते हैं तो वह घूमता है और जो क्रीम है वह बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार दूध में पूरी तरह से घुले हुए ठोस पदार्थ को यानी क्रीम को हम अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में डाई जैसे होता है, दो या दो से अधिक रंगों का मिलकर बना हुआ एक मिश्रण होता है, उसमें अगर हमें अलग अलग रंगों को हटाना है या फिर प्राकृतिक डाई जो होता है उससे अलग अलग रंगों को निकालना है, तो उसके लिए हम क्रोमैटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। क्रोमैटोग्राफी विधि में एक फिल्टर पेपर में डाई को हम एक ड्रॉप के जैसा डाल देते हैं, उसे फिर पानी के एक बीकर में हमने यहाँ डाला है और जैसे जैसे वो पानी अवशोषित होता है अलग अलग रंग ऊपर देखेंगे कि अलग अलग लेयर पर जाकर जमा हो जाता है। और डाई अगर सपोज करते हैं हम नीला डाई यहाँ है, नीला डाई जिसमें लाल, नारंगी, हरा अलग अलग रंग है, तो उसे हम क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा हम प्राकृतिक डाई से भी रंगों को अलग कर सकते हैं। रक्त से अगर नशीले पदार्थों को निकालना है तो उसके लिए भी क्रोमैटोग्राफी विधि का उपयोग किया जा सकता है। इसे हम पेपर क्रोमैटोग्राफी भी कहते हैं। इसके बाद अंतिम विधि है क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि में हम जैसे कॉपर सल्फेट को हम क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कॉपर सल्फेट को पानी में घोल देंगे, उसे थोड़ा गर्म करेंगे और उसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। कुछ वक्त के बाद हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल पूरी तरह से निकलकर बाहर आ गया और वह क्रिस्टल पूरी तरह से शुद्ध हो गया। या फिर अगर किसी पानी में फिटकिरी घुला हुआ है और उससे फिटकिरी को बाहर निकालना है, तो हम एक धागे में फिटकिरी को बांधकर, दूसरे फिटकिरी को बांधकर और उस फिटकिरी वाले घोल में जब हम उस धागे से बंधा हुआ फिटकिरी को घुमाते हैं, तो वह फिटकिरी पानी से फिटकिरी को बाहर निकालकर वो एड्सॉर्ब यानी कि एड्सॉर्ब हो जाता है उस फिटकिरी के सरफेस पे और फिटकिरी क्रिस्टल के रूप में बाहर निकल आता है। तो यह विधि है क्रिस्टलीकरण। इस प्रकार हमने वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, पृथक्करण की आसवन विधि, प्रभाजी आसवन तथा क्रोमैटोग्राफी और क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा मिश्रण के अपघटकों को हम पृथक कर सकते हैं। यहाँ एक
एक अंतिम टॉपिक है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, जो वर्ग अष्टम सप्तम में भी हमने देखा है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसमें साइज, अवस्था, आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन नए प्रकार का निर्माण नहीं होता है। जैसे एक कागज को हम टुकड़ों में अगर बांटे तो वह एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अगर कागज को हम जला दें तो वह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में और भी बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह था हमारा पूरा का पूरा पाठ का पुनरावृत्ति, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। धन्यवाद।